नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे एक अत्यंत कॉमन बीमारी के बारे में, यानी कि 3 बीमारियाँ हैं जिनको हम एक साथ ग्रुप कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं। हेमोरॉइड्स यानी पाइल्स, फिशर और फिस्चुला। ये 3 बीमारियाँ जो बहुत ही कॉमन हैं और ये काफ़ी आम हैं। ये तीनों एनस यानी कि मल द्वार के आसपास होने वाली बीमारी है। हेमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स, ये खून की नसें होती हैं जो एनस के बाहर या तो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स हो सकती हैं और इंटरनल हेमोरॉइड्स हो सकती हैं। हेमोरॉइड्स का लक्षण पेनलेस ब्लीडिंग यानी कि बिना किसी दर्द के लैट्रिन के साथ ब्लड आना। ये जो खून आता है ये लैट्रिन से अलग आता है, बूंदों के रूप में टपकता है या मल पास करने के बाद, स्टूल पास करने के बाद आ सकता है और इसमें बिल्कुल दर्द नहीं होता है। दूसरी चीज़ है फिशर। एनल फिशर यानी कि एनस की मांसपेशियों में, मल द्वार की मांसपेशियों के अंदर एक छोटा सा कट हो जाना। फिशर का जो लक्षण होता है वो दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होना, लैट्रिन करने के समय पेन होना और लैट्रिन करने के काफ़ी बाद तक दर्द होता रहना एनस के आसपास यानी कि मल द्वार के आसपास। और ब्लीडिंग जो होती है फिशर में ये बिल्कुल मामूली होती है। लैट्रिन के ऊपर आपकी लकीर की तरह एक लाइन लगी हो सकती है जो कि ब्लड की एक स्ट्रीकिंग जिसको कहते हैं। और जो तीसरी चीज़ है फिस्चुला। फिस्चुला एनस के आसपास एक छोटा सा छेद होता है, होल होता है एक्सटर्नल, और इसके ज़रिए पस का रिसाव होता है, थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है। या ये जो पस है जब कभी ब्लॉक हो जाता है तो ये एक फोड़े का रूप ले सकता है जिसको एनल पेरीएनल एब्सेस कहते हैं। तो ये जो पहली जो 2 चीज़ें हैं हेमोरॉइड्स और फिशर, ये दोनों चीज़ें मूलतः कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज से रिलेटेड होती हैं। जब हम लैट्रिन के लिए ज़ोर लगाते हैं, स्ट्रेन करते हैं, तो जो ये नॉर्मल खून की नसें होती हैं हेमोरॉइड्स, वो लैट्रिन के रास्ते के आसपास बढ़ जाती हैं और उससे ब्लीडिंग होती है। लोग इससे कहीं ज़्यादा परेशान रहते हैं और कई बार ये मन में दुविधा उठती है कि क्या हम इसके लिए ऑपरेशन करा लें या बिना ऑपरेशन के ये ठीक हो सकता है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि 95% प्लस जो ये हेमोरॉइड्स होते हैं ये बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको अपने कॉन्स्टिपेशन को करेक्ट करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर पाइल्स है भी तो भी कुछ परिस्थितियों में, जैसे अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, 45 साल से ज़्यादा है, यदि वज़न बहुत कम हो रहा है, खून की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ये देखना ज़रूरी होता है कि क्या वाकई पाइल्स ही ब्लड आने का कारण है या कोलन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से कहीं से खून आ रहा है। तो आप कोलोनोस्कोपी अवश्य कराएं। इससे आपको ये पता चलेगा कि कहीं कोई अंदर और बीमारी जैसे डाइवर्टिकुलम, सॉलिटरी रेक्टल अल्सर और सबसे महत्वपूर्ण कोलन का कैंसर तो नहीं है, क्योंकि ये सारी बीमारियों के लक्षण एक ही जैसे होते हैं। तो अगर उम्र ज़्यादा हो, वेट बहुत कम हो रहा है, खून की बहुत कमी हो, तो कोलोनोस्कोपी अवश्य करानी चाहिए। अगर हम ये सब कुछ भी नहीं है तो सिंपल कॉन्स्टिपेशन को करेक्ट करना, सिंपल दवाइयों के ज़रिए, अपने खान पान और दिनचर्या के कंट्रोल के ज़रिए पाइल्स की ब्लीडिंग को कंट्रोल रख सकता है। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसमें ट्रीटमेंट के कई ऑप्शन हैं। ऑपरेशन के बिना पाइल्स का इंजेक्शन, बैंडिंग और ऑपरेशन भी अब सरल विधि के द्वारा संभव है। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखें कि यदि कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन नहीं करेक्ट होगी तो ये पाइल्स दोबारा आएगा, ब्लीडिंग दोबारा होगी, क्योंकि ये खून की नॉर्मल नसें हैं। दूसरी चीज़ जो है एनल फिशर। एनल फिशर की भी सेम स्थिति होती है कि एनल फिशर अगर हम जब तक कब्ज़ को नहीं करेक्ट करेंगे ठीक नहीं होगा। और फिशर की जो बीमारी है ये भी 95% प्लस सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के करेक्शन से, कुछ एनल मसल्स को रिलैक्स करने वाली लोकल दवाइयों से कंट्रोल हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा और ये ना ठीक हो रहा हो तो इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार फिशर और पाइल्स एक साथ होते हैं क्योंकि दोनों की जो अंडरलाइंग बेसिक कॉज है वो कॉन्स्टिपेशन है, जड़ में कॉन्स्टिपेशन है, तो एक साथ ही दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। फिशर के साथ एक जो दूसरी बात ध्यान देने वाली है कि कई बार फिशर आंतों की दूसरी बीमारी जैसे क्रोन्स डिजीज़ का एक इंडिकेटर हो सकता है। तो वो सिंपल फिशर है या कॉम्प्लेक्स फिशर है, वो देखने से पता चलता है एग्जामिनेशन से। और तीसरी चीज़ है फिस्चुला। फिस्चुला एक ऐसी चीज़ है जो कि एक तरह की इरिटेटिंग चीज़ होती है जो बार बार रेकर कर सकती है। यदि फिस्चुला हो तो इसमें जैसे मैंने बताया कि पाइल्स और फिशर में 95% लोग बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं। फिस्चुला के लिए शायद ऑपरेशन की ज़रूरत ज़्यादा
प्रतिशत में लोगों को पड़ेगी। अगर सिंपल फिस्चुला है तो इसमें लोकल कुछ प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक थेरेपी से ठीक हो सकता है। अगर ये फिस्चुला ठीक नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है और कॉम्प्लेक्स फिस्चुला है, तो फिस्चुला के अंदर भी हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझते हैं कि पहले क्रोन्स डिजीज़ को रूल आउट किया जाए, क्योंकि क्रोन्स डिजीज़ में भी पेरिएनल फिस्चुला होता है। और उसके बाद एक अच्छा MRI करा करके ये ट्रैक जो स्किन से अंदर कितनी दूर तक जा रहा है, क्या ये बड़ी आंत से कनेक्टेड है या नहीं है, इसके आधार पर फिर इसका ट्रीटमेंट होता है और ये ट्रीटमेंट ऑपरेशन हो सकता है। हमारी जो सर्जिकल सिस्टम है उसमें भी आयुर्वेदिक पद्धति से आधारित एक क्षार सूत्र ट्रीटमेंट होता है जिसको सीटॉन्स कहते हैं। कुछ धागे इसके अंदर फिस्चुला के अंदर डाले जाते हैं। फिस्चुलेक्टमी कई तरह के ऑपरेशन होते हैं, बट सीटॉन यानी कि क्षार सूत्र एक सबसे कॉमन होने वाला प्रोसीजर है। और इसमें आप ज़रूर पहले अपनी पूरी असेसमेंट करा करके सर्जरी के लिए जाएं, क्योंकि फिस्चुला बार बार रेकर होने वाली एक समस्या है ऑपरेट होने के बाद, और जब तक इसकी पूरी तरह से पहले प्री ऑपरेटिव असेसमेंट ना हो, इसमें ऑपरेशन कई बार फेल हो सकता है। तो ये तीनों जो बीमारियां हैं एक तरह से मिलती जुलती इनकी प्रेजेंटेशन यानी कि क्लिनिकल सिम्टम्स होती हैं। असेसमेंट के लिए कोलोनोस्कोपी बहुत आवश्यक है ज़्यादातर कंडीशंस में, और ट्रीटमेंट ज़्यादातर इन कंडीशंस का कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना, और कॉन्स्टिपेशन से संबंधित जो सेकेंडरी इश्यूज़ हैं, एक अन्य वीडियो में मैंने कॉन्स्टिपेशन के विषय में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दी है, आप उसके ज़रिए इसको देख सकते। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसमें संबंधित जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से इसको शेयर कर सकते हैं, और किसी भी समस्या के लिए आप मुझसे या किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से इसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।